का पद संभालने के बाद आज पहली बार प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया। गांधीनगर में अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर सीधा हमला करते हुए उन पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव ने जनता को फिजूल के मुद्दों से बचने की सलाह दी और कहा कि सरकार से पूछिए कि 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख रुपए का क्या हुआ। जहां से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी, सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी, मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। और प्रियंका के बाद राहुल गांधी ने भी नौकरी और रोजगार को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नौकरी का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, लेकिन दावा किया उन्होंने कि कांग्रेस ने लोगों को हिंदुस्तान को बदलने का प्लेटफॉर्म दिया है। जरूरी बात हिंदुस्तान के भविष्य के लिए रोजगार, और आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी ने उसको रोजगार दिया। उल्टा उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया, तो उल्टा नुकसान हो गया। आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे तो आप प्रेस वालों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि इसमें सचमुच में कांग्रेस पार्टी ने जनता से बात करके डिटेल में जाकर ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हिंदुस्तान को बदला जा सके। तो आज अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक को कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। इस बैठक में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने इसमें शिरकत की। बैठक में पार्टी ने जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए उसमें मोदी सरकार से देश की एकता, संस्थाओं और संविधान को खतरा बताया गया है और कहा गया है कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए लोगों का ध्यान भटका रही है और इसी वजह से भावनाएं भड़काई जा रही हैं। प्रधानमंत्री लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं केवल चुनावी राजनीति और वोट की राजनीति के लिए। हम उसकी निंदा करते हैं। बेहतर है कि प्रधानमंत्री जी लोगों की विवेक पर सवाल ना करें और भारत की जनता की याददाश्त का भी अपमान मत करें। प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि देश के लोगों का, मतदाता का, नौजवान का, किसान का, उनका जो ध्यान है उनके पिछले 5 साल की वायदा खिलाफी से हटा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया। उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग के लिए अहमदाबाद पहुंचे राहुल गांधी ने पार्टी में शामिल किया। 25 साल के हार्दिक पटेल ने हाल ही में गुजरात की जामनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा भी जताया था। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव में हार्दिक पटेल ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन किया था। तब किसी पार्टी में शामिल होने और चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने साफ किया था कि उनकी उम्र 25 साल से कम है और वो चुनाव नहीं लड़ सकते। उधर कांग्रेस चुनाव को गांधी और गोडसे को मानने वालों के बीच लड़ाई बता रही है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को गांधी विरोधी करार कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की वर्षगांठ पर ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि कांग्रेस की संस्कृति गांधी के विचारों के उलट है। ब्लॉग में बताया गया है कि गांधी जी गरीबी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से मुक्ति के पक्षधर थे और कांग्रेस इन बुराइयों से ग्रस्त है। गांधी समृद्धि, भाईचारा और देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इनके खिलाफ काम करती है कांग्रेस। गांधी जी कांग्रेस की संस्कृति को समझते थे, इसलिए 1947 के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहते थे। अब बीजेपी सरकार और उसके पीछे की जनशक्ति कांग्रेस मुक्त भारत के गांधी के सपने को पूरा कर रही है। उधर जैश ए मोहम्मद के सरगना को मसूद अजहर
को जी कहने पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी आतंकवादियों के लिए जी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और प्रधानमंत्री के बारे में तू तड़ाक के साथ बातचीत करते हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पूछा है कि पाकिस्तान और राहुल गांधी दोनों में कॉमन क्या है, क्या दोनों आतंकवादियों के लिए सहानुभूति रखते हैं? शहीदों के परिवार, आज वो लोग जिनके परिजन आतंकी हमले में मारे गए, पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, इतना सम्मान क्यों एक आतंकवादी के लिए? क्यों राहुल गांधी देश के आर्मी चीफ को गुंडा कहते हैं लेकिन दिल की गहराई से एक आतंकवादी का सम्मान करते हैं? इधर कांग्रेस ने कंधार कांड और उस समय की बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि राहुल गांधी ने व्यंग किया था जिसे अब दूसरा रूप दिया जा रहा है। अगर किसी को व्यंग नहीं समझ में आता, कटाक्ष नहीं समझ में आता, तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी परेशानी है। क्या ये सच नहीं है कि इसी मसूद अजहर को कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान पकड़ के बंद कर दिया गया था जेल में, और अगर वो जेल में बंद रहता तो कहीं कसाब के आसपास जमीन पे सो रहा होता, फांसी मिल गई होती। और आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा था जिसे आतंकवादियों के प्रति प्रेम बताया जा रहा है। आपको याद होगा जब इनकी पिछली सरकार थी तो एयरक्राफ्ट में मसूद अजहर जी के साथ बैठकर, जो आज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, अजीत डोभाल, मसूद अजहर को जाकर कांदाहार में हवाले करके आ गए थे। उधर आज तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 40% महिलाओं के नाम हैं। इस बार कई सांसदों के टिकट कटे हैं। प्रोफेसर सुगात बोस भी हैं जिन्हें अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ने की मंजूरी नहीं मिली है। इसके अलावा पूर्व अभिनेत्री संध्या राय भी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। शताब्दी रॉय को वीरभूम से, दिनेश त्रिवेदी को बैरकपुर से और अभिषेक बनर्जी को डायमंड हार्बर से और इसके साथ ही सुदीप बंदोपाध्याय को उत्तर कोलकाता से टिकट दिया गया है। उधर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। आज आवाज अड्डा में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या शरद पवार के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। उधर लोकसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए सरकारी एजेंसियों ने कमर कस ली है। इनकम टैक्स विभाग की अगुवाई में वित्तीय जांच एजेंसियों की एक कमेटी बनाई गई है जो चुनाव में मनी पावर के इस्तेमाल पर सख्त नजर रखेगी। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताइए इस बारे में और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, जो मनी पावर है या फिर ब्लैक मनी है, इसका बेजा इस्तेमाल ना हो वोटरों को प्रभावित करने के लिए, इसके लिए CBDT की अगुवाई में एक मल्टी डिपार्टमेंट कमिटी ऑन इलेक्शन बनाई गई है, जिसमें तमाम जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, वित्तीय जांच एजेंसियां, CBIC, DRI, तमाम एजेंसियां होंगी और इनके साथ साथ जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं जैसे ITBP, BSF और तमाम जो बॉर्डर्स पे काम करती हैं और देश में काम करती हैं, उन सभी के साथ तालमेल होगा और ये कोशिश की जाएगी कि देश में कहीं भी कोई भी बड़ा अमाउंट, बड़ी रकम कहीं से कहीं जा रही हो तो उसके सोर्स का चेक किया जाए। अगर वो मनी इलीगल है तो उसको पकड़ा जाए, इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्मेशन दी जाए और साथ ही साथ एयरपोर्ट पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो अपनी एयरपोर्ट इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसको तैनात कर दी है और जो पहले रूल्स
तय थे कि 5 लाख से कोई भी ज़्यादा व्यक्ति हवाई जहाज़ में लेकर नहीं जा सकता, उसको इन्फोर्स कर दिया गया है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई पैसा लेके हवाई जहाज़ से भी जाता है तो उस पर नज़र रखी जाएगी, उसके सोर्स का पता किया जाएगा। साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल कंट्रोल रूम में भी दिल्ली में बनाया है, जिसमें 24 घंटे काम होगा और इसकी जो ब्रांचेज हैं यानी 25 ब्रांचेज देश भर में होंगी और वहाँ पर जो ग्राउंड में चीज़ें हो रही होंगी, जो भी मनी का मूवमेंट हो रहा होगा, उस सब की रिपोर्ट यहाँ पर सेंट्रल यूनिट में मिलेगी। इसके अलावा ये भी इसमें किया गया है कि जितनी भी ये एजेंसियाँ हैं ये सब इन पर नज़र रखेगी और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस पर कार्रवाई करेगी जो कानून के तहत बनता है। तो कुल मिलाकर ये पूरी एक कवायद की गई है ताकि चुनाव में किसी भी तरह से ब्लैक मनी या फिर मनी पावर का बेजा इस्तेमाल ना हो और इसका इस्तेमाल वोटरों को प्रभावित के लिए ना किया जा सके। ठीक है आलोक, आप रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर है जिससे आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, जिस पर दरअसल 19 मार्च को जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है और सूत्रों के मुताबिक बैठक में राज्यों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी कटौती का फायदा घर खरीदारों को देने की रूपरेखा तय की जाएगी। पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ चुके हैं आलोक प्रदर्शी। तो आलोक, जीएसटी काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी की दरें तो घटा दी है, लेकिन इसका फायदा लोगों तक पहुंचाने के लिए अब क्या प्लान है? देखिए, जो दरों में कटौती हुई थी उसको 1 अप्रैल से लागू करना है, लेकिन कैसे लागू करना है इसी को लेकर पिछले हफ्ते लॉ कमेटी ने एक बड़ी बैठक की थी और उसमें तमाम जो डिटेल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको तय किया था और इन्हीं गाइडलाइंस को यहाँ पर जीएसटी काउंसिल में मंजूरी मिलनी है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी जो वित्त मंत्रालय की तरफ से तीन तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि जो एम्पावर्ड कमेटी होती है, वो जीएसटी कमेटी होती है, वहाँ पर जो बैठे लोग होते हैं वही फैसला लेते हैं। तो उन लोगों के सामने ये सारे विकल्प रखे जाएंगे, किस तरह से को लागू करना है, किस तरह से बिल्डर को और ग्राहकों को इस रेट को इसका फायदा मिलेगा, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। लेकिन हमें और जो जानकारी मिल रही है उसमें ये एक बिल्डरों के लिए झटका ये हो सकता है कि ये इस बात को कहा जा रहा था कि अभी जब इनपुट टैक्स क्रेडिट दोनों अफोर्डेबल और अंडर कंस्ट्रक्शन में खत्म कर दिया गया है, ऐसी सूरत में जो 80% रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर से खरीदने का जो प्रोविजन है उसमें थोड़ी सी नरमी दिखाई जाएगी। लेकिन वो नरमी यहाँ नहीं मिलती हुई दिख रही है। बिल्डर को अभी भी अपना 80% रॉ मटेरियल रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर से ही खरीदना होगा और इसके अलावा जो भी ग्राहकों को बेनिफिट है उसको देना ही होगा साथ ही साथ। और इसका फायदा, जो रेट कटौती का फायदा होगा, वो एग्जिस्टिंग जो जीएसटी ग्राहक है अफोर्डेबल का या इसका, दोनों को मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी नए सिरे से बनाई जाती है तो उसको भी अंडर कंस्ट्रक्शन के तौर पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि उसको भी अंडर कंस्ट्रक्शन के तहत 12% पर रखा जाएगा। तो ये तमाम जो अभी मॉडलिटीज है उसको तय की गई हैं और अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल की बैठक में जब 19 तारीख को बैठक होगी उसमें लिया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। महंगाई और औद्योगिक उत्पादन के मोर्चे पर मोदी सरकार के लिए बुरी खबर है। जनवरी में औद्योगिक उत्पादन 2.6% से घटकर 1.7% पर पहुंच गया। इस दौरान माइनिंग और प्राइमरी गुड्स सेक्टर को छोड़कर सभी सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.7% से घटकर 1.3% पर पहुंच गई। वहीं कैपिटल गुड्स सेक्टर ग्रोथ 5.9% से घटकर -3.2% पर पहुंच गई है। इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ औद्योगिक उत्पादन ही नहीं, महंगाई के मोर्चे पर भी मोदी सरकार को झटका लगा है। फरवरी में रिटेल महंगाई दर में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फरवरी में सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1.97% से बढ़कर 2.57% पर पहुंच गया है। इस दौरान खाने पीने की चीजों की महंगाई दर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब भी खाद्य महंगाई दर माइनस में बरकरार है। फरवरी के दौरान अनाज, दाल और सब्जियों की महंगाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं हाउसिंग, बिजली और फ्यूल की महंगाई में गिरावट दर्ज की गई है। उधर हफ्ते के लगातार दूसरे दिन बाजार में शानदार तेजी रही। बाजार करीब 6 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 1.5% तो निफ्टी में करीब 1.25% के साथ मजबूती देखी गई। बैंक निफ्टी आज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। बाजार की चाल को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप पांड्या। तो प्रदीप, मजबूती वाला सेशन, एक नई हाई पर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी, क्या हाइलाइट्स रही, बताइए।
जी हाँ, खासतौर पे अगर आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में एक हलचल हमने लगातार देखी है। आज की सबसे जो खास बात रही वो ये थी कि बैंक इंडेक्स जो निफ्टी बैंक है उसने नए हाईज बना लिए, तो ये सेक्टर लीड करता हुआ नजर आया। एक इलेक्शन रैली जो हम लगातार कह रहे हैं कि चल रही है बाजार में, और बाजार को एक मजबूत सरकार की उम्मीद है, और उसके चलते आप ये लगातार तेजी का दौर देख रहे हैं। बैंकों में जो खरीदारी आज देखने को मिली है, इसके पीछे बड़ी वजह है कि अब अगले महीने होने वाली आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग में एक और रेट कट आने की गुंजाइश दिखने लगी है, और धीरे धीरे एक्सपर्ट्स के बीच में ये आम राय बनती जा रही है। आज आईआईपी और सीपीआई के जो आंकड़े आने वाले हैं उनसे उम्मीद है कि ये संभावना और मजबूत होगी, तो उसके पहले जाहिर है कि बाजार ने इसको डिस्काउंट करने की आज कोशिश की है। कमजोर आंकड़ों को देखते हुए, यानी आईआईपी और सीपीआई के कमजोर आंकड़ों को देखते हुए डेट मार्केट और उसके साथ साथ शेयर मार्केट का रिएक्शन कल और भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। बैंक्स ने लीड किया, लेकिन रियल एस्टेट और दूसरे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे ऑटो वगैरह हम कहते हैं, उन सभी में खरीदारी देखने को मिल रही है। आज के दिन अगर आपने देखा हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे स्टॉक्स, ऐसी कंपनियां जिनमें बड़े लेवरेज की जरूरत पड़ती है, उन सभी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही थी। तो एक क्लियर थीम बाजार में बनती जा रही है, जिसके चलते एक ब्रॉड बेस्ड रैली लगातार देखने को मिली है। और आज भी ऐसा ही एक दिन था जहां पर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा है, वो इस नजरिए से कि जो काफी स्टॉक्स बढ़ चुके थे उनमें एक थोड़ी सी गिरावट नजर आ रही है। आज जहां किसी खबर की वजह से कोई थोड़ा बहुत कमजोरी का रुख दिखा हो, लेकिन उसके अलावा आमतौर पे बढ़ने वाले स्टॉक्स और उन काउंटर्स पे जबरदस्त वॉल्यूम और तगड़े ओपन इंटरेस्ट के बिल्डअप दिखाई दिए। ठीक है, जरा और डिटेल में समझाइए प्रदीप, शेयर वाइज, सेक्टर वाइज कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखा आज? सबसे ज्यादा मजबूती जिन स्टॉक्स में देखने को मिली, अगर निफ्टी के नजरिए से देखें तो आज का एक सरप्राइज गेनर था भारतीय एयरटेल, और इसके पीछे वजह यह कि इन्होंने भारतीय इंफ्राटेल जो इनकी सब्सिडरी है उसकी हिस्सेदारी को अपनी एक दूसरी होली ओन सब्सिडरी में ट्रांसफर किया। उसके चलते यहां पर हमने उछाल देखा। आज का टर्न अराउंड केस लेकिन इंडसइंड बैंक था, जो अब तक इस तेजी में थोड़ा सा पीछे था, उसने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। तो ये कुछ इंडेक्स के गेनर्स थे, लेकिन दिग्गज जिन्होंने आज सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, दो स्टॉक्स पे नजर होनी चाहिए आपकी, आरआईएल और आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि ये अपने अब तक के लाइफ हाइस पर पहुंच गए हैं। तो निफ्टी बैंक नए हाइस पर है, रिलायंस नए हाई पर है, आईसीआईसीआई बैंक नए हाई पर है, और एचडीएफसी बैंक उस तेजी में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये खास ध्यान देने वाली बात है कि बाजार में अभी भी आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जो अपने हाइस से आधे हैं या उससे भी नीचे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में। तो वहां जो आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं उसकी वजह यही है कि जब दिग्गज नए हाइस बना रहे हैं तो निवेशकों को लगता है कि बाकी स्टॉक भी देर सवेर इसमें शामिल होंगे। आज के कुछ खास सुपरस्टार्स आपको बताऊं, एस्कॉर्ट्स पे नजर डालिए, जबरदस्त मूव वहां देखने को मिला है आज के ट्रेड में। इसके अलावा matrimony.com, क्योंकि यहां पर एक एफआईआई ने खरीदारी की है, बड़ा ब्लॉक खरीदा है, 10% के आसपास का हिस्सा एक म्यूचुअल फंड से, उसका फायदा मिलता हुआ आज के ट्रेड में नजर आया है। गिरने वाले स्टॉक, जैसे मैंने कहा, फहरिस्त बहुत लंबी नहीं है, छोटी सी है। तो भारतीय एयरटेल और इंफ्राटेल की जो डील की हम बात कर रहे थे, एयरटेल को फायदा हुआ तो इंफ्राटेल थोड़ा सा नीचे आकर बंद होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दूसरे स्टॉक्स जो आप देख रहे हैं उनमें एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अच्छी तेजी हमने देख ली थी कुल मिलाकर, लेकिन लॉन्ग बनने का ही मूड था वायदा कारोबार में। वहां पर अरविंद, ये स्टॉक खास तौर पे जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, और इसकी जो अलग अलग सब्सिडरीज की अब एक एक करके लिस्टिंग हुई है, उसके बाद एक बार की करेक्शन आया 2 दिन पहले, लेकिन फिर से इसने तेजी का रुख पकड़ लिया है। तो यहां पर लॉन्ग बनते हुए नजर आए। इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक सबसे टॉप लॉन्ग वाले स्टॉक थे। शॉर्ट कहां बने? अपोलो हॉस्पिटल आखिरी घंटे के दौरान खास तौर पे यहाँ पे मंदी की पोजीशन काफी बनती हुई दिखाई दी है। एमआरएफ, माइंडट्री, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर हम मंदी की पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन काफी शार्प शॉर्ट कवरिंग कुछ स्टॉक्स पर दिखाई दी है, जहां पे शॉर्ट ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन आज जोर से काटी और उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। देखिए, एमजीएल, एमआरपीएल, आईडीएफसी, ये कुछ एक स्टॉक्स थे। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हरियाली ज्यादा है, बढ़ने वाले शेयर्स की तादाद काफी ज्यादा रही गिरने वालों के मुकाबले। ठीक है, शुक्रिया प्रदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर उदय कोटक ने बैंक से अपना हिस्सा कम करने के लिए और 12 महीने का वक्त मांगा है। कोटक महिंद्रा बैंक को यह हिस्सा आरबीआई के नियम के हिसाब से 20% के नीचे करना है। आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक के वकील ने कहा कि हिस्सा बेचना इतना आसान नहीं है और इसके लिए और वक्त चाहिए। फिलहाल बैंक में कोटक का हिस्सा 30% है, जबकि आरबीआई ने 2 टूक कहा है कि इसे 20% के नीचे होना चाहिए। हालांकि कोर्ट में कोटक के वकील ने कहा कि प्रमोटर 20% से ज्यादा वोटिंग राइट्स अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि सुनवाई के दौरान आरबीआई ने कोटक की दलील का विरोध किया, जिसे कोर्ट ने भी नहीं माना। और बढ़ते प्रदूषण का मुजरिम कौन है?
पटाखे या गाड़ियां? सुप्रीम कोर्ट ने आज पटाखों पर बैन की एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कुछ ऐसी ही बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हर कोई पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है, लेकिन प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सड़क पर चल रही गाड़ियां हैं। गाड़ियों का जहरीला धुआं तेजी से प्रदूषण कर रहा है। कोर्ट ने पटाखों और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर 2 हफ्ते में सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को भूखा नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख तय की है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाने और ग्रीन पटाखा लाने का आदेश दिया था। आज 12 मार्च है। दुनिया भर में यह दिन बेहद खास है क्योंकि आज ही के दिन 30 साल पहले यानी 12 मार्च 1989 को एक क्रांति हुई थी। आज ही के दिन वर्ल्ड वाइड वेब की यानी WWW की इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट पर आप जो कुछ सर्च करते हैं उसके लिए वेब पेज बनाया गया। WWW एक एप्लीकेशन है जिसे HTML, URL और HTTP से बनाया गया ताकि इंटरनेट के जरिए चंद सेकंड में कोई सूचना आप हासिल कर सके। इसका सेहरा जाता है ब्रिटिश इंजीनियर और कंप्यूटर वैज्ञानिक सर टिम बर्नर्स-ली को। सर टिम बर्नर्स-ली 1989 में यूरोप की मशहूर संस्था CERN में काम करते थे। यहीं उन्होंने इसे बनाया। इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब .app को रिलीज किया गया। 6 अगस्त 1991 को इंटरनेट वजूद में आया और दुनिया को पहली वेबसाइट http://info.cern.ch मिली। भारत में 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट आया। चलिए, ट्राई के नए नियम के मुताबिक क्या आपने अपने चैनलों का चुनाव कर लिया है? नहीं तो जल्दी कीजिए और आवाज, कलर्स और MTV जैसे अपने पसंदीदा चैनलों का चुनाव कीजिए। आपको फिर बता दें कि आप सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में चुन सकते हैं कलर्स वाला वैल्यू पैक, जिसमें आपको मिलेंगे आपके सभी मनपसंद चैनल सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में।